Hello kids, hope you all are very fine. So beta today we will take geography का last chapter for this year, that is chapter number 8 India, climate, vegetation and wildlife. इंडिया के बारे में climate उसकी vegetation और wildlife के बारे में थोड़ा सा हम इस chapter में study करेंगे. This is the last chapter of your class 6 class की geography का. Then in next classes you will learn more about these vegetation, climate and wildlife आगे आने वाली classes में. ठीक है, तो इसमें short में दे रखा है, उसी को हम discuss करेंगे. So, you read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know that weather is about day to day changes in the atmosphere. Underline कर लेंगे इसको. जो weather होता है वो रोज़ का जो हमारा change होता है atmosphere में, जो हमारी atmospheric layer है अर्थ की, उसमें जो change होता है उसको हम weather बोलते हैं. और ये आप सारे न्यूज़ में देखते होगे ना, आज इतना टेम्परेचर रहेगा, इतना टेम्परेचर रहेगा, that is weather. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine etc. Weather किसको बोलते हैं हम? जिसके अंदर हमारा sunshine मतलब धूप कैसी रहेगी, बारिश कैसी रहेगी, ये सब टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, तो उसको हम वेदर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, कि मतलब अब गर्मी रहेगी, सर्दी रहेगी, सनी रहेगा, धूप निकलेगी, या क्लाउडी रहेगा, विंडी और काम हवा चलेगी, या शांत रहेगा मौसम, तो इसको हम वेदर बोलते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat. मतलब कहते हैं जब आपको देखो कैसे हमें मौसम का पता चलता है, जब काफ़ी दिन तक गर्मी होती है तो हमें एसी चाहिए होते हैं, ठंडा पानी चाहिए होता है, खाने को ठंडी चीज़ें चाहिए होती हैं. जो समर्स होती हैं उसमें हम लोगों को ज़्यादा लिक्विड अच्छा लगता है, ठीक है, ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो होते हैं गर्मी के दिन. ऐसे ही ऑपोजिट उनके होते हैं कोल्ड यानी ठंडी के दिन, जिसमें हम वुलन क्लोथ, जो अभी चल रहे हैं, वुलन क्लोथ्स के बिना हम रह नहीं सकते, ठंडी और बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो हमें क्या उसमें गर्म खाने को चाहिए होता है, लाइक टी कॉफ़ी है ना, कुछ भी गर्म गर्म खाने को हमें चाहिए होता है. तो ये मौसम का हुआ, उसको हम वेदर बोलते हैं. ठीक है, Broadly, the major season recognized in India are cold weather season. इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, ये सारा टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है. जो हमारा कौन सा होता है कोल्ड वेदर सीजन? दिसंबर टू फरवरी. ठीक है. देन हॉट वेदर सीजन, जिनको हम समर बोलते हैं, वो होता है मार्च टू मई. एंड साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको रेनी सीजन बोलते हैं, वो होता है जून से सितंबर तक. एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम, जिसको हम कहते हैं, दैट इज अक्टूबर एंड नवंबर होते हैं. तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे. कोल्ड वेदर सीजन और विंटर क्या होता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया. तो देखो जो हमारा इंडिया है, जहाँ पे हम एशिया में, जहाँ पे इंडिया में हम हैं, तो एक हमने आगे चैप्टर्स पढ़े थे अगर आपको याद हो, तो जिसमें होता था ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लाइन जाती है, तो नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड जो हमारे होते हैं, तो नॉर्थ में पूरी बर्फ़ होती है, सूरज की किरणें उस पर नहीं पड़ती हैं, तो ये उसी से रिलेटेड हमारे सीजनल चेंजेस होती है. जैसे जैसे सन अर्थ अपना मूव करती है, मूवमेंट होते हैं अर्थ के, तो उसके हिसाब से हमारे सीज़न आते हैं. जब सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती है हमारे उस पे रीजन पे, तो हमारे यहाँ पे सर्दी शुरू हो जाती है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? नॉर्थ इंडिया में. ठीक है. हॉट सीजन क्या होता है, जिसको समर बोलते हैं? इन हॉट वेदर सीजन सन रेज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस ज़मीन पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है. सर्दियों में टेम्परेचर गिर जाता है तो ठंडी आ जाती है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि लू भी चलने लगती है. जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम लू बोलते हैं. सर्दियों में गर्मियों में बोलते हैं ना कि बिल्कुल गर्मी में बाहर नहीं जाना, वो लू लग जाएगी, वो हवा लग जाएगी, तो वो बहुत डेंजरस होती है, बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, हार्मफुल होती है. तो एक बॉक्स दे रखा है कि लेट्स हैव फन, इसको थोड़ा रीड करते हैं. पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री ड्रिंक डिलीशियस कूल ड्रिंक्स कॉल्ड शरबत मेड फ्रॉम फ्रूट्स अवेलेबल इन देयर रीजन्स. दे आर एक्सीलेंट थर्स्ट क्वेंचर्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ द हार्श लू. अब यहाँ पे भी लू में वो पीते हैं ना वरारी का पानी, और ऐसे बना बना के शरबत बनाते हैं,
तो हर रीजन में जो फ्रूट की अवेलेबिलिटी होती है ना, उसके हिसाब से वो शरबत वहाँ पे पिया जाता है और लू के हार्श इफेक्ट से अपनी बॉडी को हम बचाते हैं, ठीक है। कच्चे आम का, बेल का, लेमन का, टेमरिंड, कोकम, फालसा, वाटरमेलन, बटर मिल्क जो दही से बनती है, ये सब एग्जाम्पल होते हैं ना कि हम कौन कौन से गर्मियों में ये सब चीज़ें खाते हैं। काफ़ी मिल्क शेक्स बनाते हैं, मैंगो मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ठंडक पहुँचाती है। आइसक्रीम भी बहुत खाते हैं बच्चे, जूस पीते हैं, ठीक है ना, गन्ने का जूस। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाती हैं और हमारी प्यास बुझाती हैं, थर्स्ट क्वेंचर होती हैं, क्योंकि मैंने बोला ना समर्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड की हमें ज़रूरत रहती है, ठीक है। आफ्टर अ हॉट समर द फर्स्ट रेन्स ब्रिंग मच जॉय। और जैसे ही जब एक गर्मी के बाद बारिश शुरू होती है तो जो पहली बारिश होती है उसको देखकर सारे ही बहुत खुश हो जाते हैं। ऑल आर लैंग्वेजेस हैव मेलोडियस सॉन्ग्स ऑन रेन्स। जितनी भी हमारे देश की भाषा हैं उसमें काफ़ी सारे सॉन्ग्स बने हुए हैं रेन के लिए, ठीक है ना, मेलोडियस सॉन्ग्स बने हुए हैं। दे साउंड हैप्पी एंड ब्रिंग चेयर। तो उनको सुन के हमें खुशी मिलती है, ठीक है। और देखो क्या रेन को कौन सी लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं वर्षा, उर्दू में बोलते हैं बारिश, और मराठी में बोलते हैं पाउस, और बंगाली में बोलते हैं बोरशा। तो ऐसे और लैंग्वेजेस में भी क्या क्या बोलते हैं, ये काफ़ी जो जो किसी लैंग्वेज के हो अगर बच्चे, तो हम कल डिस्कस करेंगे कि, है ना, गुजराती में क्या बोलते हैं। अगर कोई और कन्नड़ है, तमिल है, तो उनको पता होगा क्या बोलते हैं। तो ये हम कल मैं पूछूंगी आप लोगों से, देखती हूँ कौन, ज़्यादातर तो गुजराती हैं वैसे क्लास में, है ना। चलो, नाउ साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। मतलब जैसे बारिशों की शुरुआत होती है, और हमारे यहाँ पे बारिश कहाँ से शुरू होती है, नीचे से। केरला वाले, तमिलनाडु वाले जो सी वाले एरिया हैं वहाँ पे मानसून सबसे पहले आता है, ठीक है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। जो हवा निकलती है ना, जो हवा चलती है अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल में धरती की तरफ, ज़मीन की तरफ, तो वो मॉइस्चर लेकर आती है अपने आप में। तो जब वो मॉइस्चर का बैरियर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, जैसे ही वो टकराती हैं पहाड़ों से, तो वो उनको मॉइस्चर को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं हवा, तो वो बारिश की बूंदें बन के टपक जाती हैं जमीन पे, ठीक है, वो बारिश होती है। ओके, तो ये बारिश का सीज़न होता है हमारे लिए, जहाँ पे रेनफॉल है सब जगह। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। ऑटम किसको बोलते हैं, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव हैवी रेनफॉल इन दिस सीजन। और मैंने बोला ना, जो सी पोर्ट है ना, जो सी वाले एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होता है, जो मेजरमेंट हम करते हैं ना रेनफॉल की, मीटर में आती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा होती हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसी जगह पे, सदर्न एरिया में, साउथ पार्ट में। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। अब ये वेदर तो हम रोज का रोज देखते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट होता है ना, वो क्या होता है कि जो हमने वेदर में हमारे चेंजेस हो रहा है ना कई सालों से, जो हम उसको नोट कर रहे हैं, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। एंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कैसा टाइप बताया गया है इंडिया का, इसको अंडरलाइन करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनसून टाइप क्लाइमेट है हमारे इंडिया का, ठीक है। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीजन, ठीक है। सीजनल है हमारा, तो इसलिए मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। मॉनसून का दूसरा मीनिंग क्या है अरेबिक वर्ड में, सीजन। तो यहाँ पे सारे सीजन देखने को मिलते हैं। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून टाइप, ठीक है। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, बीच में से लाइन जाती है हमारे इंडिया में से, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स, ठीक है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन। ये आप सबको पता है कि जो खेती है वो हमारी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। अगर जिस साल बारिश अच्छी नहीं होती, आप लोग सुनते हो ना कि बोलते हैं कि ओहो इस साल हमारी फसल खराब हो गई, हम कुछ कर नहीं पाए, कल्टीवेशन अच्छी नहीं आई हमारी। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो सारा का सारा किस पे डिपेंड है, रेन पे डिपेंड है। गुड मॉनसून मीन एडुकेट रेन एंड अ बॉन्टीफुल क्रॉप, मतलब कि हद से ज़्यादा क्रॉप का होना और बहुत अच्छी रेन का होना जो है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है हमारी इंडिया की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। ये तो हमें पता है, एल्टीट्यूड, डिफरेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द
सी एंड रिलीफ, इन सब चीज़ों से हमारा जो क्लाइमेट है एरिया का वो अफेक्ट होता है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस। तो हमें इंडिया में भी देखो एक जैसा मौसम नहीं होता ना सारी जगह। अभी गुजरात में जो है कि एकदम नॉर्मल सी ठंड पड़ रही है, लेकिन अभी तुम कश्मीर में जाके देखो, नॉर्थ की साइड में जाके देखो तो वहाँ कैसी ठंड होगी। और इसके अलावा तुम साउथ में चले जाओ तो वहाँ नॉर्मल होगा, वहाँ उनसे शायद स्वेटर भी ना पहना जाए जैसे गुजरात में पहना जा रहा है। तो डिपेंड करता है रीजनल डिफरेंसेस पे क्लाइमेट का, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिए, जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, ठीक है, वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। वो इतनी गर्मी है वहाँ पे, और वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड यानी बर्फ जम जाने वाली ठंडी है। कहाँ पे? कारगिल और द्रास में, जम्मू कश्मीर में। कोस्टल प्लेसेस है जो मुंबई कोलकाता, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है। दे आर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ही बहुत गर्म होते हैं ना ही बहुत ठंडे होते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेज आर वेरी ह्यूमिड, और यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, हवा में नमी बहुत होती है क्योंकि कोस्टल एरिया होता है ना, तो ऐसा ही होता है। अच्छा, मौसिनराम जो है मेघालय में, वहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है। कहाँ पे? मौसिनराम, मेघालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं पे होती है। वाइल इन पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर, और कई बार ऐसा होता है कि पूरे पूरे साल जो राजस्थान का जैसलमेर है वहाँ पे बारिश की बूंद तक भी नहीं आती है। तभी वो डेजर्ट वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं होती, वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं मिलता तुम्हें वहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेशन। वेजिटेशन का बेटा 7th में भी आप लोग पढ़ोगे, पूरा आएगा ज्योग्राफी में। वेजिटेशन क्या होता है? जहाँ पे बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के प्लांट ग्रो हुए होते हैं ना, उसको हम वेजिटेशन बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। अब सड़कों पे तो देखो सरकार लगवाती है, लेकिन जो खाली प्लॉट्स होते हैं उनमें तो कोई सरकार नहीं लगाती ना, फिर भी तुम लोग देखते हो पूरी ग्रास, पूरे बुशेस, पूरे ट्रीज भी उगे हुए होते हैं वहाँ पे। तो ये सब नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, खुद ब खुद उग जाने वाले पेड़ पौधे, ठीक है। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। हम खेलते हैं, ग्रीन ग्रास हो तो हमें कितना अच्छा लगता है उस ग्राउंड में प्ले करना जहाँ पे ग्रास होती है। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स, जिनको बुशेस कहते हैं, छोटे प्लांट्स, श्रब्स होते हैं जैसे कैक्टस या छोटे छोटे पौधों के प्लांट। बिसाइड्स देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, नीम, मैंगो, ठीक है, पाम, तो ये सब टॉल ट्रीज में आते हैं। ग्रासी श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट, यही मैंने बोला ना, इसको अंडरलाइन करेंगे, विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जो खुद ब खुद उग जाते हैं, ठीक है, उनको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेट, और हर जगह की अब राजस्थान में तुम्हें कैक्टस मिलेगा, जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ कैक्टस नहीं मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें टॉल ट्रीज मिलेंगे, कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे, ठीक है, वो ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो ड्यू टू वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये दिखा रखा है, ये इतना डेंस है, यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, तुम्हें सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं हो पाती है। पिक्चर में फिगर 8.1 में आपको दिखा रखा है, ठीक है। और ये देखो ग्राउंड लेयर से हाइट कितनी 60 मीटर है, लॉन्ग ट्रीज जो होते हैं, तो ये दे रखे हैं ना, कैनोपी, यंग ट्री, श्रब कितनी हाइट के होते हैं, और छोटे छोटे प्लांट जो ग्राउंड लेयर पे होते हैं, ग्रास जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी हाइट के होते हैं, ठीक है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट क्यों जरूरी है? फॉरेस्ट भी बहुत जरूरी है, वाइल्ड लाइफ के लिए जरूरी है। फॉरेस्ट के कितने प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल इन आवर लाइफ। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। उनके बहुत रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो हमें ऑक्सीजन ना मिले, तो उस वजह से तो हमारा रहना मुश्किल हो जाए ज़मीन पर। तो पेड़ पौधे तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल। सो फॉरेस्ट आर वेरी एसेंशियल फॉर अस, ठीक है। सॉइल इरोजन से भी हमें बचाते हैं कि वो ज़मीन पे अपना दबाव बना के रखते हैं, उनकी रूट्स, तो ज़मीन खिसकती नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? टिम्बर, फर्नीचर, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, ट्रीज से मिलती हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये जंगल किसी ने सींचे तो नहीं होते हैं ना, एग्रीकल्चर थोड़ी ना किया होता है जंगल का, ये तो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है हमें इतने बड़े बड़े ट्रीज और इतने बड़े वेजिटेशन, ये जो है जंगलों की, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल
अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो हमें ये जो अननेचुरल जो तरीके से हम पेड़ पौधों को काटते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का अगर हम कैसे रोक सकते हैं कि अगर हम इनके बाय प्रोडक्ट्स का कम यूज़ करेंगे ना तो लोग इनको नहीं काटेंगे, ठीक है ना। तो वो मतलब अननेसेसरी चीज़ों में हमें उसको नहीं करना चाहिए, इसीलिए वन महोत्सव भी बनाया गया जिससे कि हमारी कहते हैं ना गो ग्रीन, तो वो रहता है इसीलिए कि प्लांटेशन करो, ठीक है। देखो एक पेड़ से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, इस पिक्चर में देखो व्हाट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। ये देखो फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, मेडिसिन, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट, हनी, फ्रूट, गम एंड लैक, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। जानवरों का तो घर ही होता है बेटा फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट तो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर, अब फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ भी है, वहाँ पे जानवर भी हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको अंडरलाइन करेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं वो तो घर हैं जानवरों के लिए, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड वॉर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। मतलब वो वहां पर रहते हैं, वहां पर उनका पालन पोषण होता है, कहां पर, फॉरेस्ट में, इतने सारे जानवरों का। जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, सबको पता है, ये वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में है, लेकिन जो अभी बचे जो हुए जितने भी हमारे हैं, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन। जितने भी लायन बचे हैं ना हमारे लायन टाइगर, वो सब गिर फॉरेस्ट में ही है, ठीक है। तो सेफ टाइगर्स के लिए भी निकाला हुआ है, आपको पता है एक हमारा प्रोजेक्ट है उनके लिए भी। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वन हॉर्न जिसका एक सींग वाला राइनोसेरस जो होता है, और एलिफेंट जो है वो असम में मिलते हैं। एलिफेंट्स केरला में भी है, कर्नाटक में भी हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसिस ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलते हैं, रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं, ठीक है। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बेयर्स वगैरह हिमालय में मिलते हैं, पहाड़ों पे ये जानवर देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन द कंट्री, इसके अलावा मंकी, वोल्फ, जैकल, नील गाय, चीतल, ये सब काफ़ी सारे हमारे जानवर हमें देखने को इंडिया में मिलते हैं। और हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक है हमारा बर्ड, ठीक है। तो जैसे वाइल्ड लाइफ है, जैसे हमारे पास जानवर बहुत हैं इंडिया में, वैसे ही हमारे पास बर्ड बहुत हैं, ठीक है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरेट, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं जहाँ पे कि बर्ड्स को नेचुरल हैबिटेट दी जाती है और उनको बचाया गया है कि हमारी स्पीशीज़ में इन लोगों को रहने दो, कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी बची है क्योंकि इंसान ने अपने लिए काफ़ी पोचिंग करके, जिसको हम बोलते हैं ना इलीगल हंटिंग, वो सब करके इन जानवरों को काफ़ी हद तक मार दिया है। तो वो कुछ बची हुई जो है उनको वो लोग नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने जगह जगह बर्ड और एनिमल सेंचुरीज बनाई हुई हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। कोबराज एंड क्रेट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया इज़ इंडिया इज़ लाइक वर्सेटाइल कंट्री है हमारी, जहाँ पे सब चीज़ों का है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में देखें तो देखो इंसानों के लिए भी सब कुछ है, ठीक है। हमें हर भाषा, हर चीज़ के यहाँ पे, हर कल्चर को हमारे यहाँ वेलकम किया जाता है। अब आप वेजिटेशन में देखो तो हमें, क्लाइमेट में देखो तो आप यहाँ ठंडा गर्म सारे मौसम, वी आर द लकीएस्ट वन कि हमें सारे मौसम यहाँ देखने को मिलते हैं। नहीं तो अगर आप किसी ब्रिटिश वहाँ रह रहे हो, फॉरेन कंट्री में, मान लो कनाडा में रह रहे हो जहाँ पे माइनस ही रहता है टेम्परेचर, वहाँ का तो मैक्सिमम जितना होता है उतना तो यहाँ की ठंड भी नहीं होती है, तो फिर ऐसे में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है ना। मतलब वो सुटेबल लाइफ नहीं है कि हमें धूप नहीं मिला, हमने विटामिन डी नहीं ली, हमें पेड़ पौधे नहीं हैं, हमें वहाँ पे ऐसे देखने को ब्यूटीफुल एनिमल्स और बर्ड्स नहीं है। तो वी आर फीलिंग लकी दैट वी आर स्टेइंग इन इंडिया, जहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग। मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि हंटिंग से और पेड़ पौधे काटने से जो वाइल्ड लाइफ है वो कम होती जा रही है। कुछ तो जो जानवरों की स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, चली गई है, तो उनको बचाने के लिए काफ़ी सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर जो हैं रिजर्व्स हमारी सरकार ने बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, ठीक है। और हम भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में अपना योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम मना कर दें हमें एनिमल की स्किन से, उनकी बॉडी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हम भी एक काइंड का अपनी तरफ से कुछ एक कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे एनिमल्स को सेव करने में, ठीक है। हर साल जो है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को हम वाइल्ड लाइफ वीक में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं, अवेयरनेस बनाने के लिए लोगों में, ताकि एनिमल किंगडम को बचाया जा सके। ओके, लास्ट टॉपिक है इसका, माइग्रेटरी बर्ड। सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक,
curlews, flamingo, osprey and little stint migrate to our country in winter season every year. ये सारी birds जो है हमारी migrate क्या होता है, वहाँ से चलकर यहाँ पर आना है ना, migration होता है ना, इधर से उधर जाना. Smallest migratory bird little stint weighing as low as 15 ग्राम, इतनी छोटी सी bird होती है, आर्कटिक रीजन से आती है ट्रैवल करके 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया. और ये कौन से सीजन में आती हैं, विंटर सीजन में आती हैं. ठीक है. So that is it in the chapter. Hope you all have understood the chapter. Then too, if you have any doubt, we'll solve it tomorrow. Okay, have a nice day.